हाँ जी, चालू करते हैं क्या? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट चालू करते हैं। कॉस्ट ऑडिट कल मैंने वैसे तो कंप्लीट करवा दिया था कॉस्ट ऑडिट आप लोग का। ठीक है भाई। सर अभी भी ज्वाइन नहीं हो रही स्टूडेंट्स की क्लास। अब क्या करें? अब रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ तो ठीक है, फिर एक बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देंगे यार। ऑलरेडी मुझे आए, सोचो मुझे आए 25 मिनट हो गए भाई। वही तो यार, 25-26 मिनट हो गए हैं मुझे आए यार। चलो देखते हैं भाई, कॉस्ट ऑडिट चालू कर रहे हैं। ठीक है। चलो अच्छा, आप सुनो, क्वाइट हो जाओ, है ना। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज अ प्रोसेस। अब कॉस्ट ऑडिट क्या है? कुछ नहीं है, आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते ही हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग करते हैं, तो उन्हीं अकाउंट्स की ऑडिट करवाने को कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। क्या कहते हैं उसे? कॉस्ट ऑडिट कहते हैं उसे। तो आप लोगों ने जो कॉस्ट अकाउंटिंग करी है। हाँ एपिक पेन चाहिए, मिल नहीं रहा। कैसे चलेगा तो बहुत। अरे बाबा टाइप हो जाएगा क्या? चलो करो, आप करो। अरे मिल गया। अरे वेट करो। ओ माय गॉड। इग्नोर। हाँ जी, क्या हुआ? थैंक्स यार। अब आप सुनो तो सही मेरी बात। कॉस्ट ऑडिट। तो जो आप लोग यार यहाँ पे जो आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर जो अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाना सीखा था, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ठीक है, और ओवरहेड्स वगैरह। ठीक है, ओवरहेड्स हो गया क्या आपका? अच्छा ओवरहेड्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ओवरहेड्स के अंदर बेसिकली आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप आज एक प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एप्पल नहीं एग्जाम्पल ले सकते अपन, क्योंकि एप्पल अपनी मन मर्जी से प्राइस लगाता है। ठीक है, उसका कॉस्ट जो आता है वो 30-35 हज़ार आता है, बेचता 1.5-1.5 लाख रुपए में। तो एप्पल की तो क्या ही बात करनी है। ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। अपन वाईकॉम के बारे में बात कर सकते हैं, अपने अपने सामने प्रोजेक्टर इसके बारे में बात कर सकते हैं, डेल का ये जो स्क्रीन है जो अपने सामने है इसके बारे में बात कर सकते हैं, सोनी का एक कैमरे के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। फैन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। हर कंपनी क्या करती है, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब कंपनीज क्या करती है, जितनों के मैंने नाम लिए हैं, ये 100% कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं। ये कंपनीज जिनके बारे में मैंने नाम लिया है, ये 100% कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं। अब ये जो कंपनीज के बारे में मैंने जो बताया है, ये आपकी कंपनीज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं। भाई इनके टर्नओवर इतने ज़्यादा हैं, 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर इन सबके, और ये सब क्या करवाते हैं? कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं। कॉस्ट ऑडिट करता कौन है भाई? कॉस्ट ऑडिट करना करता है एक सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या बोले तो कॉस्ट अकाउंटेंट सिंपली, जिसने आईसीएआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पढ़ा। ठीक है, अब अरे वो आईसीएआई हो चुका है, नाम बदल चुका है उसका, कॉस्ट अकाउंटेंट ही हो चुका है वो। ठीक है, वो सीएमए बोलने में आता है क्योंकि सीएमए बोलना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आज अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, बोले व्हाट इज योर नेम, बोले माय नेम इज सीए दीक्षांत खंडेलवाल, I'm a CA, I'm a CS, I'm a CA। तो पीपल विल बी लाइक अरे दो सीए, दो बार किया है? बोले नहीं नहीं, अरे एक वाला है कॉस्ट अकाउंटेंट वाला। ठीक है, ठीक है, बोले एक, हाँ एक बार में वो रैंक नहीं बनी थी तो मैंने सोचा दूसरी बार भी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे नहीं भाई, एक बार जो किया था वो सीए किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, एक किया है कॉस्ट अकाउंटेंट वाला। तो इसलिए वो क्या है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, इसलिए वी यूज सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो एक्चुअली क्या था, इनका पहले नाम हुआ करता था सीडब्ल्यूए। ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसका इंस्टीट्यूट का नाम था ICWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने सोचा वर्क्स तो नहीं, अच्छा नहीं लगता, मैनेजमेंट कर लेता है। ठीक है, तो उन्होंने हाँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर लिया, सीएमए इंस्टीट्यूट कर लिया, और बंदा बनता है सीएमए। तो बोलते हैं यार सीएमए नहीं यार, सिंपल रखते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो नाउ इट इज कॉस्ट अकाउंटेंट। तो टेक्निकली आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं हूँ मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। पर ठीक है, वो बोलने में सीए में बोलना पड़ता है, नहीं तो पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज, दैट इज द ओनली रीजन। चलो, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, समझ आ गया। तो कंपनियां क्या करती है, बहुत सारी कंपनियां, जैसे मेरा एक सीएमए का स्टूडेंट था, ठीक है, उसने सीएमए क्लियर कर लिया विद रैंक, और
नाउ ही हैज़ बीन प्लेस्ड इन टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर, ठीक है, अब आप सोचो ना यार, मतलब जितनी भी टाटा की कंपनीज हैं सब ऑलमोस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एवरीबडी रिक्वायर्स व्हाट, एवरीबडी रिक्वायर्स अ सीएमए। सबको सीएमए की रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोडक्शन करता है उसको सीएमए की रिक्वायरमेंट है। देखो क्या होता है, आज जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर देना एक बार, एक ही बात है, अभी केसीओ का कैलकुलेटर है ये, ठीक है, आप सब लोग ऑलमोस्ट इसी टाइप का कैलकुलेटर यूज़ करते होंगे, या सिटीजन का यूज़ करते होंगे, केसीओ का यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो वो केसीओ या सिटीजन वही अच्छे रहते हैं, वो लोकल वाले कैलकुलेटर ज़्यादा चलती बातें हैं। और कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं एग्जाम में वही यूज़ करना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है, ठीक है। यही सेम थ्योरी हम लोग भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या सीन है कि ये जो केसीओ का जो कैलकुलेटर है ना, ये पड़ता है करीब 400 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 400 रुपये का पड़ता है। अब ये कंपनी 400 रुपये का थोड़ी पड़ रहा है, कंपनी को कितने का पड़ रहा है, लेट्स से कंपनी को इसका मटेरियल जो है कंपनी को पड़ा लेट्स से 50 रुपये का। अब जो लेबर इसके ऊपर काम कर रहा है वो लेबर पड़ रही है लेट्स से 10 रुपये की, ठीक है। या अब चलो 90 रुपये का मटेरियल पड़ा, 10 रुपये की लेबर पड़ रही है, क्योंकि ये जो है केसीओ ये चाइना से बन के आया है, फिलीपींस में बना है, फिलीपींस में बना है भैया। अब ये फिलीपींस में बना है, फिलीपींस में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ रहा है अपने पास। तो बेसिकली क्या है, ये जो फिलीपींस में बना है इसके ऊपर मटेरियल लगा 90 रुपये का, 10 रुपये का लेबर लगा। अब ये सारा का सारा क्या होता है, आपको लगता है इसमें ज़्यादा मशीन का काम होगा कि लेबर का होगा? मशीन का ही काम है भाई, ऐसा थोड़ी है लेबर का ज़्यादा काम थोड़ी है। ऐसे आपको लगता है कि लेबर इसके अंदर एक एक बटन लगा रहा होगा? हाँ, लेबर इसमें एक एक बटन लगाएगा और फिर उसके बाद टक, ओ इक्वल्स टू की जगह माइनस लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर खोलेगा। ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई वो ऐसा तो नहीं करने वाला, लेबर ओरिएंटेड वर्क तो है नहीं, मशीन ओरिएंटेड वर्क है। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल लग गया 90 रुपये का और 10 रुपये का लेबर लग गया। बट आपके जो अदर कॉस्ट होती है, अब जैसे कि क्या है, जैसे कि ऑफिस का, मार्केटिंग का, ठीक है, तो रेंट वगैरह हो गया या कुछ भी इस तरीके का डेप्रिसिएशन हो गया, वो खर्चा वो किससे लेगी? तो वो खर्चा भी तो कंपनी आप ही से लेगी। आपको क्या लगता है, कोई भी खर्चा जो होता है, जो एडवर्टीजमेंट करती है, कुछ भी करती है कंपनी, वो किससे लेती है खर्चा? डायरेक्टली आप लोगों से लेती है। तो मटेरियल लेबर तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा लग रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी पैकेजिंग हो गई, ठीक है, इसके ऊपर कुछ और इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, कुछ भी लग रहा है, वॉट एवर द एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। बट डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं उसको आपके प्रपोर्शन में डालना, उसको आपके, ठीक है, प्रपोर्शन में डालना, ताकि ओवरऑल एक्सपेंस का पता लग सके कंपनी का। तो ये क्या है, ओवरहेड हो गया। क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। इन तीनों को जोड़ के अपन निकालते हैं कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो कंपनी को इसकी कॉस्ट पड़ी लेट से 200 रुपये। तो कंपनी ने क्या करा, 200 का प्रोडक्ट मार्केट में 300 में बेच दिया। 300 में बेचने के बाद सबने अपना मार्जिन वार्जिन रख के आपको 400 में बेच दिया फाइनली। तो 400 रुपये में आपको पड़ा, कंपनी को 300 ने, कंपनी ने 300 में बेचा, कंपनी को 200 की कॉस्ट आई। अब ये जो कॉस्ट 200 की आ रही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, समझ आ गया? जाके काम को चेक करेगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स को चेक करने की जिम्मेदारी है इसकी, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है, ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया क्या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, पर यूनिट का ही तो कॉस्ट निकालते थे अपन। अरे हो गया कि नहीं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? नहीं हुआ ना, तो हाँ क्यों कर रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर बिजनेस अपना ना कॉस्ट निकालता है कि जैसे कि पर्टिकुलर क्या हमें खर्चा रखना चाहिए, क्या रेट रखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि होटल वाला है। अब होटल वाले ने एस्टिमेशन करा कि उनका जो होटल है उसके अंदर मान लो 200 कमरे हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास 200 कमरे हैं, एक कमरे है ना, 200 कमरे रहते हैं उनके पास, 365 दिन वो लोग ऑपरेट करते हैं। 200 कमरे और 365 दिन, इतना इनके पास इन्वेंट्री है पूरे साल का, इतना उनके पास इन्वेंट्री है पूरे साल का। ओके, अब पूरे साल में उनके टोटल खर्चे उन्होंने चेक कर लिए, तो उन्होंने इसके हिसाब से रेट निकाल लिया कि भाई अब हमें जो होटल है वो इतने रुपए पे देना चाहिए, तब जाके क्या हो पाएगा हमारा, हम बीईपी पे आ पाएंगे, और इसके ऊपर देंगे तो हम प्रॉफिट में आ पाएंगे। समझ आ गए क्या? तो इस तरीके की कॉस्ट निकालना, ठीक है। जैसे बस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, किस नाम से पढ़ा है? सर्विस कॉस्टिंग के नाम से पढ़ा है क्या आपने? हाँ, तो यही तो होता है ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग, एक ही तो बात है। तो फिर मना क्यों कर रहे थे? चलो कोई ना,
ठीक है, इट्स ओके। आगे याद, आगे याद, ठीक है कि भाई लॉरी जा रही है, इतना खर्चा लगेगा, बस ट्रांसपोर्टेशन, याद आ गया आप लोग को। तो भाई ये सब रेट निकालने की जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जब बड़ी बिजनेसेस की बात करते हैं, देखो छोटे बिजनेसेस में तो दिक्कत नहीं आती है, वहां तो इजीली, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन कैलकुलेट कर सकता है। पर जब बड़े बिजनेसेस की बात करती है तो यहाँ पे एक काम के लिए हमें कॉस्ट ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले वी रिक्वायर है कॉस्ट अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है, और उसको वेरीफाई करवाने के लिए भी हमें कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की जरूरत होगी। समझ आ गई क्या? जल्दी बोलो। ठीक है भाई। तो कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स as regarding utilization of material, labor and other item costs maintained by the company. It is covered by section 148 of the Companies Act 2013. The audit conducted under this section shall be in addition to the audit conducted under section 143. बोला था ना मैंने आपको 143 के ऊपर की ऑडिट होती है, उसके अलावा ऑडिट होती है। समझ आ गया? As per section 148, the central government may by order specify audit of items of cost in respect of certain companies. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखा है कि इन कंपनीज को तो क्या करवानी है, कॉस्ट ऑडिट करवानी ही करवानी है। ठीक है। फर्दर दी सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनीज engaged in the production of such goods or providing such services as may be prescribed, direct that particulars relating to the utilization of material or labor to other items of cost may be prescribed shall be included in the books of accounts kept by the classes of companies। तो ये बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? अरे कुछ ही नहीं भाई, मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट ही मेंटेन करना है। ठीक है, इतना तो करना ही नहीं है ना, ये याद करना है। ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके बता सकती है कि किस किस को क्या क्या मेंटेन करना है। ओके, नाउ अब वो ऊपर बोल रखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, नीचे प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो डायरेक्टली वही पढ़ लेते ना भाई। आगे लिखा है इसके अंदर, इन दिस रिगार्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 which prescribes the classes of companies required to include cost records in their books of accounts, applicability of cost audit, maintenance of, ठीक है, रिकॉर्ड। अब सीधी सी बात है, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 बना दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन से रूल्स बना दिए? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब ये जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, ये एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा, सबसे पहला क्या है, एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किस किस को मेंटेन करना होता है, याद है क्या? जिसका टर्नओवर कितना है, ओवरऑल टर्नओवर जिसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच के कितना आ रहा है, 35 करोड़, 35 करोड़। रूल 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। मतलब समझ आई गया कि दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में और साथ में उसके ऑडिट करवाने के बारे में। Provides the classes of companies engaged in the production of goods or providing services having an overall turnover from all its product and services of 35 करोड़ or more। समझ आ गया? ये देख लो भाई, all बोल दिया। ठीक है, all मतलब, ठीक है, जिसमें आपके रेगुलेटेड सेक्टर हो चाहे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। तुम्हारा टर्नओवर अगर 35 करोड़ के ऊपर गया, ठीक है, तो तुम ऑडिट, हाँ, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग दी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इनको सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, बात समझना, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अभी तक ऑडिट के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला यार भाई तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो ना यार, तुम्हें पता होना चाहिए। आज पूरी दुनिया को जैसे एप्पल के बारे में पता है, सैमसंग के बारे में पता है, अब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि यार सैमसंग ने जो नया फ़ोन लॉन्च किया है उसकी कीमत कितनी है। पूरी दुनिया को पता लग गया कि यार जो एप्पल है उसकी कीमत कितनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू हुई है। समझ रहे हो कैसे पता लगा? कॉस्ट रिकॉर्ड से। समझ आ रही है बात? दीज कंपनीज इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज, इनके अंदर फॉरेन कंपनीज आती है, बट एक्सक्लूड अ कंपनी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो और अ स्मॉल एंटरप्राइज एज पर द टर्नओवर क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर MSME एक्ट 2006। ओके, तो बोलता है कि भाई अगर MSME एक्ट के हिसाब से जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है ना, तो उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अलावा ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है और साथ में फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है।
The said rule has divided the list of companies into regulated sector and non-regulated sector. इसने कहा दो तरीके के सेक्टर्स होंगे, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर. मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मेंटेन करने कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको एज पर रूल 5 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014. Every company under these rules, including all units and branches thereof, shall in respect of each of its financial year is required to maintain cost records in form CRA1. तो फॉर्म CRA1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. समझ आ गया? The cost record shall be maintained on a regular basis in such a manner as to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operation. सोचो पर यूनिट कॉस्ट का पता लग सके. तो आपने सर्विस कॉस्ट में पढ़ा है, यही तो करा था. उसमें क्या किया आपने और क्या किया आपने, आप खुद ही सोचिए. देखो उसमें आप क्या करते थे, यही तो करते थे. मटेरियल लेते थे, लेबर लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस लेते थे, फिर ओवरहेड लेते थे, फिर उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितना भी आपके यूनिट्स है जो भी आपने निकाले उससे डिवाइड कर देते थे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाता था. फिर वो बोलता है इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ दो या 30% प्रॉफिट जोड़ दो कॉस्ट पे, वो आपकी सेल वैल्यू आ जाती थी पर यूनिट की. यही करते थे ना उसमें. तो ये बोलता है फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगी, मार्जिन क्या आएगा, फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अ मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस. सो वी हैव टू डू दिस ऑन अ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस. समझ आ गया? अब दूसरा क्या है, ये कंपनी ऑडिटर की जिम्मेदारी है कारों के अंदर. The auditor has to report whether maintenance of cost records specified by the central government. और मैंने उस टाइम पे कहा था कि आगे देखना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स आएगा, वहाँ पे भी दे रखा होगा, यहाँ पे उसके बारे में दे रखा है जो आगे आएगा. ठीक है, समझ आ गया? इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो. पढ़ लिया ना अपन, खुद को अपने को पता है, ध्यान है. अब एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कॉस्ट ऑडिट की. Rule 4 of the company's cost records and audit rules 2014 states the provisions related to the applicability of cost audit depending on the turnover of the company. पहला क्या दे रखा है, classes of companies specified under item A. The regulated sectors are required to get its cost records audited if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately. अब ये क्या बोल रहा है, एक बार रुको, इसको लेके चलते हैं. यस, मुझे पूरा ये चाहिए. अब ये देखिए, क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए, दैट इज रेगुलेटेड सेक्टर्स, आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड. इसे क्या करवाना पड़ेगा, इफ द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आया समझ में? फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब वो चाहे रेगुलेटेड वाला हो चाहे नॉन रेगुलेटेड वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपने बेचे ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 करोड़ और मोर. समझ आ गया? एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इज 25 करोड़. आया समझ में? तो भाई आपका बिजनेस रेगुलेटेड सेक्टर में है, तो आप उस रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कंपनी फॉल कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ वही काम करेगी जो रेगुलेटेड सेक्टर में है, दूसरा काम भी कर सकती है जिसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है ना, जिसके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं है. फिर क्या होगा उस कंडीशन में, तो भी कंपनी को यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. समझ आ गया क्या? तो भी कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. क्लियर हो गया? बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कब करने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन तब करने हैं जब आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है और उस पर्टिकुलर बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर है. समझ आ गया? 25 करोड़ या उसके ऊपर है. क्लियर हो गया? और आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. बट अगर आप एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, अब मारुति सुजुकी एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, कार मैन्युफैक्चरिंग, बट उसका टर्नओवर कितना ज़्यादा है आप सोचो, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं. अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चलो ठीक है अपन मारुति सुजुकी के बारे में बात कर रहे हैं, इतना भयंकर टर्नओवर है उनका, तो
करोड़ों रुपए का, बहुत ज़्यादा करोड़ों का टर्नओवर है उनका। अब आपको पता है जैसे मारुति सुजुकी हो गई, तो इनका सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं है भाई, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ इनका है ना सर्विस स्टेशंस भी होते हैं, इनके सर्विस स्टेशंस भी होते हैं, उनकी भी इनकी कमाई होती है अलग से, समझ आ रहा है। तो अगर सर्विस स्टेशन की कमाई अलग है, उसका टर्नओवर अलग है, गाड़ी बेचने का टर्नओवर अलग है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे गाड़ी बेचने का, गाड़ी के टर्नओवर को काउंट करेंगे अपन सर्विस वाले टर्नओवर को, ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर में ले लेंगे, ठीक है, और गाड़ी को स्पेसिफाइड में लेंगे, समझ आ गया, ठीक है भाई। क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन बी, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड इफ द ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इज 100 करोड़ और मोर, समझ आ गया, ठीक है, एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, 35 करोड़ और मोर। बोलो अब इसमें कोई डाउट है क्या? Who can be a cost auditor? अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसका? The audit shall be, एक सेकेंड, इनके कोई डाउट्स है क्या देख लेते हैं। The audit shall be conducted by a cost accountant who shall be appointed by the board of such remuneration as may be determined by the members in such a manner as may be prescribed, ठीक है, अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे, ठीक है, मेंबर्स अपॉइंट रेम्यूनरेशन मेंबर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसमें एक जनरल बात दे दी है। It may be noted that no person appointed under section 139, मतलब कंपनी ऑडिटर cannot be a cost auditor, as an auditor of the company shall be appointed, ठीक है, for the conducting of audit of cost records, बोला था मैंने आपको ये चीज, ठीक है भाई। अब ये बोलता है it may also be noted that the auditor conducting the cost audit shall comply with the CAS, that is cost, ठीक है, accounting auditing standards। अब जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ओके, उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स तो एज ए CS आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, CMA के अंडर, मतलब ये पूरे चैप्टर थे, मैं बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट था भाई। जो हम लोगों ने क्या, जैसे अकाउंट्स की क्लास होती थी अकाउंट्स में, ठीक है, जो अकाउंट्स क्या सॉरी कॉस्टिंग के अंदर, जैसे आप लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो, तो हम लोगों ने कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़े, और ऑडिट के अंदर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़े। इट्स लाइक कास्ट 1, कास्ट 2, कास्ट 3, कास्ट 4 से लेकर कास्ट 10 तक थे, जहाँ तक मुझे याद है कास्ट 10 तक ही थे उस टाइम पे, ठीक है, अकाउंट्स में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इस तरीके से क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, स्पेशली कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मीन सच स्टैंडर्ड्स एज आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये सारी की सारी बातें जो मैंने बोली थी वो आपके सामने आ चुकी है, समझ गए। तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या करे जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे, वो सॉरी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, जो कि किसने दिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। अब देख लो भाई अपॉइंटमेंट क्या है, रूल 6 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 रिक्वायर्स द कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेट रूल्स, ठीक है, जो स्पेसिफाइड कंपनीज होती है ना, कौन सी, अरे रेगुलेटेड कंपनीज होती है A और B में, अंडर दी सेट रूल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ, लिखवाया था, अरे नोट्स में लिखा है 180 दिन में अपॉइंट करा जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड
द रिटन कंसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर फॉर सच अपॉइंटमेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम शैल बी ऑब्टेन। ठीक है, उससे क्या लेनी पड़ेगी, रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी जो हम कंपनी ऑडिटर से लेते हैं, और साथ में उसे सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, तो वही सेम चीज़ है जो उससे की जाती है। बाकी का अब कल करते हैं, कल ही ख़त्म होगा ये तो। अब चलो वाइंड अप कर रहे हैं क्लास। ठीक है, बाय।